गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रविन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। जो भी ISPCS RO या जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है NCERT सीरीज। NCERT का जितना भी निचोड़ होगा वो हम इस क्लास में कवर कराएंगे, उसका कॉन्सेप्ट और उसके सारे फैक्ट। तो अगर आप वीडियो को सही से देखते हैं तो NCERT की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस सीरीज में हम पहला जो यहाँ पर लेक्चर शुरू करेंगे वो होगा सतीश चंद्रा का मेडिवल इंडिया ओल्ड NCERT। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से हम इसे शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 11th क्लास की NCERT है, ओल्ड एडिशन, ठीक है, सतीश चंद्रा वाला। तो इसका जो चैप्टर हमने उठाया है शुरुआत से उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल 8वीं से 10वीं सदी तक। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। हाँ, देखिएगा कि इस क्लास में हम सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना उस NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पर हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ मेरा पर्पज है यहाँ पर NCERT को कवर करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि ISPCS के लिए NCERT बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसे पढ़ना चाहिए। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आगे का सब्जेक्ट हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ये 3 साम्राज्य कौन थे 8वीं से 10वीं सदी तक? तो एक साम्राज्य था इधर पूर्वी भारत में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाल साम्राज्य। क्या बोलते हैं? पाल साम्राज्य, ठीक है। और इधर था पश्चिम भारत में गंगा के ऊपरी गंगा घाटी में, जिसको कहते थे प्रतिहार, जैसे इन्हें पूरा बोला जाता है गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पर ये थे विंध्याचल के नीचे, ये थे राष्ट्रकूट, ये थे राष्ट्रकूट। ये 3 साम्राज्य और अपने टाइम के बड़े साम्राज्य थे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में यद्यपि संघर्षरत भी रहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। तो बेसिकली ये तीनों का आपस में जो युद्ध होता था वो किसको लेकर होता था? तो ये युद्ध होता था कन्नौज को लेकर। कन्नौज, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज को एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक केंद्र बना दिया था। तो इसका राजनीतिक जो गौरव था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी खाली हो जाती है। तो इस कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीनों शक्तियां आपस में लड़ती रहती हैं। हालांकि फाइनली जो सफलता मिलती है वो गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है। कन्नौज को राजधानी बनाते हैं ये लोग। और चूंकि गुर्जर प्रतिहार राजपूत थे और जब उत्तर भारत में कन्नौज पर शासन करना इन्होंने शुरू किया, तो इसको हम भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाल। तो ये प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हैं, है ना। कौन कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करेगा, कौन सबसे शक्तिशाली होगा, इसको लेकर ये आपस में संघर्ष करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से। ये NCERT का पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो इसमें पाल डायनेस्टी देखेंगे। हर्ष के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा है, जैसा कि हमने समझाया। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ऊपरी गंगा घाटी तथा उसके व्यापार एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना था। अगर कन्नौज पर कोई नियंत्रण स्थापित करेगा तो केवल कन्नौज पर ही नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा, वो ऊपरी गंगा घाटी और उसका जो व्यापार है और उसके जो कृषि संसाधन है उन सभी पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, जो कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो पाल वंश का संस्थापक था, 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंडर पूछा जाता है। फिर इसके बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बनता है और धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। तो धर्मपाल को राष्ट्रकूट वंश के राजा किसने पराजित किया था? ध्रुव ने। तो धर्मपाल, धा से धर्मपाल, धा से ध्रुव, ठीक है। और इससे पहले ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था ध्रुव, इसने एक तरफ धर्मपाल को पराजित किया तो दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहारों पर भी इसने आक्रमण किया। धर्मपाल के बाद इसका पुत्र होता है देवपाल। ये काफी शक्तिशाली राजा होता है पाल वंश का। और ये धर्मपाल की मृत्यु के बाद राजा बनता है। और इसने क्या किया? अगर ये शक्तिशाली था तो इसने कुछ तो किया होगा। तो इसने
असम जिसको प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है और उड़ीसा को इसके कुछ हिस्सों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के किस राजा ने प्राग ज्योतिषपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो होगा आंसर देवपाल। या प्राग ज्योतिषपुर किसको कहा जाता? असम को। ठीक है। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में जो बंगाल वाला क्षेत्र था वहां पर पाल शासकों का वर्चस्व बना रहा। अब पाल वंश का जो शासन था तो इनके ही शासन काल में एक सुलेमान था। ये एक अरब का व्यापारी था। इसने 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत की यात्रा की थी और इसने पाल राज को रोहुमा कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने पाल साम्राज्य को रोहुमा कहा था। ठीक है, सुलेमान। या सुलेमान भारत कब आया? ठीक है, और सुलेमान ने किस वंश के बारे में वर्णन किया है? पाल साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, ध्यान रखिएगा। ज्ञान विज्ञान तथा धर्म के महान संरक्षक थे। पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय, ये धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था? ये कुमारगुप्त ने बनवाया था और बाद में इसको एक मुस्लिम आक्रांता ने नष्ट कर दिया था। तो फिर धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, और इसका खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी से दान में दे दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी याद रखेगा, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के बाद ये उसका स्थान लेता है। ठीक है, पाल शासकों का तिब्बत के साथ बहुत अच्छा कल्चरल रिलेशन था। ठीक है, तिब्बत चूंकि बौद्ध धर्म को मानता था और पाल भी बौद्ध धर्म को मानते, तो दोनों के अच्छे सांस्कृतिक संबंध थे। तो जो संत रक्षित थे ये एक बौद्ध विद्वान थे, दीपांकर थे, जिनको अतिश कहा जाता है। इन्हें तिब्बत में इनवाइट किया गया था, तो ये यहाँ से गए थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश के राजाओं ने संत रक्षित और दीपांकर, जिनको अतिश कहा जाता है, तिब्बत भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी पालों के बहुत अच्छे संबंध थे, व्यापारिक और सांस्कृतिक। क्यों थे? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो इंडोनेशिया वाला इलाका है, जावा, सुमात्रा, मलाया और उसके आसपास के द्वीप, यहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी, यानी शैलेंद्र वंश के राजा शासन करते थे। और ये कहाँ? मलाया, जावा, सुमात्रा, उसके आसपास के द्वीप, यानी ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। और ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे और पाल शासक भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो फिर इनके कल्चरल रिलेशन तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ इनके व्यापारिक संबंध भी थे। तो आपसे अगर पूछ ले कि पाल वंश का व्यापारिक संबंध कहाँ से बहुत अच्छा था, यानी कहाँ से व्यापार करते थे? साउथ ईस्ट एशिया से करते थे। ठीक है, तो ये जो शैलेंद्र वंश के राजा थे जो साउथ ईस्ट एशिया में शासन करते थे, इन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे थे और पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। तो वो कौन सा पाल वंश का राजा था जिससे अनुमति मांगी थी? देवपाल था। और देवपाल ने इन्हें नालंदा में बौद्ध विहार स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस पाल वंश के राजा ने शैलेंद्र शासकों को नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित करने की अनुमति दी? तो आंसर क्या होगा? देवपाल। तो याद रखिएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग दूसरे साम्राज्य में, प्रतिहार। इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भोज। एक्चुअल में ये जो भोज हैं इनको मिहिर भोज कहते हैं। ये प्रतिहार वंश के भोज थे, उनको मिहिर भोज कहा जाता है। एक भारतीय इतिहास में राजा भोज भी हुए हैं। राजा भोज ये अलग है। ठीक है, ये हैं परमार डायनेस्टी के। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये मालवा के शासक थे परमार, और ये मिहिर भोज हैं। तो ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है। ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य का इन्होंने पुनर्निर्माण किया और इन्होंने कन्नौज पर शासन किया। यानी प्रतिहारों का शासन कन्नौज पर ही था। ठीक है, इन्होंने राजधानी बनाया था उसको। यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रही। कौन नगर? कन्नौज। प्रतिहारों की राजधानी लगभग 100 साल तक रही। इसके पहले हर्षवर्धन की थी। भोज विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु को मानता था ये,
और इसीलिए ये आदिवरा की उपाधि धारण करता था और इसके सिक्कों पर आदिवरा शब्द अंकित किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि किस शासक के सिक्कों पर आदिवरा शब्द अंकित मिलता है? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज क्यों कहते हैं? राजा भोज से इसको सेपरेट करने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। और इनके शासन काल में बगदाद का निवासी अल मसूदी भारत आया था। गुजरात की यात्रा की थी इसने 915-916 यानी कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और जो सुलेमान आया था वो 9वीं शताब्दी के मध्य में आया था। ठीक है, उसने पालों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और पाल साम्राज्य को उसने रुहुमा कहा था। और ये जो अल मसूदी है ये गुर्जर प्रतिहारों के राज्य के बारे में बताता है और इनको अल जुजुर कहता है, यानी अल गुर्जर। जुजुर का मतलब होता है गुर्जर। ठीक है, और अल मसूदी बताता है कि गुर्जर यानी जुजुर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। राजा की सेना में 4 चमुए थी। चमुए मतलब डिवीजन, और प्रत्येक डिवीजन में 7 से 9 लाख लोग रहते थे। ठीक है, और ये बताता है कि उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे, ट्रेंड एलिफेंट। ठीक है, और उसकी जो अश्वारोही सेना थी, घुड़सवार सेना, वो देश की सबसे बेस्ट सेना थी। ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अल मसूदी किसकी सेना को देश की सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही सेना बताता है? तो गुर्जर प्रतिहारों की। ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आप वीडियो को पूरा सीरियसली देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, संस्कृत का महान विद्वान और कवि, नाटककार राजशेखर मिहिर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इसका मतलब है जो राजशेखर हुए हैं जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखा है, ठीक है, ये संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत में लिखते थे। इनको संरक्षण किसने दिया? गुर्जर प्रतिहारों ने। गुर्जर प्रतिहार का कौन सा राजा था? महिपाल, उसने इनको संरक्षण दिया। 915 से 918, ये आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। तो किस राष्ट्रकूट राजा ने कन्नौज को लूटा? तो ये था इंद्र तृतीय। ठीक है, अभी राष्ट्रकूट अलग से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। फिर एक और अन्य एक और राष्ट्रकूट राजा हुआ जिसको कहते हैं कृष्ण तृतीय। इसने भी उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को परास्त किया था। यानी प्रतिहारों पर कृष्ण तृतीय ने भी आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बाद प्रतिहार शासक पराजित हो गया और यहीं से गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार अगले स्लाइड में। गुर्जर प्रतिहार तो हो गया, अब राष्ट्रकूट की बात करते हैं। राष्ट्रकूट, तो इस राज्य का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, याद रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट मानखेत या मालखेड़ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी भी पूछी जाती और फाउंडर भी पूछा जाता है। अब इसमें देखिए कितने शासक आपको पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। दंती दुर्ग के बारे में पहला, दूसरा यहाँ पर आपको पढ़ना है गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, ठीक है, इंद्र तृतीय, कृष्ण प्रथम और कृष्ण थर्ड। आपको बता दें ये दंती दुर्ग ये फाउंडर है। अब गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष के बारे में जान लो। गोविंद तृतीय काफी शक्तिशाली राजा हुआ है, ठीक है। इसका एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में लिखा है, उससे पता चलता है कि गोविंद ने केरल, पांड और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया और पल्लवों को श्रीहीन कर दिया। मतलब इन सभी को पराजित किया इसने, इनके ऊपर आक्रमण किया। केरल में चेर राजा थे, पांड वंश के जो राजा थे मदुरै के, और चोल, इनके ऊपर आक्रमण किया, इनको डराया और पल्लवों को, जो पल्लव वंश के राजा थे, उनको श्रीहीन कर दिया।
ठीक है। अमोघ वर्ष 68 वर्षों तक शासन किया। ये युद्ध में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये एक विद्वान शासक था, ठीक है। और इसने साहित्य में बहुत ज्यादा इसकी रुचि थी, धर्म और साहित्य में। ये किस धर्म को मानता था? अमोघ वर्ष जैन धर्म को। ये जैन धर्म को मानता था, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का वो राजा तो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और साहित्य में इसकी काफी रुचि थी, तो स्वयं ये लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। तो किस भाषा में लिखता था? ये कन्नड़ में, यानी ये कन्नड़ वहां की एक स्थानीय भाषा थी, उसको इसने प्रबुद्ध किया। अब 915 ईस्वी में महिपाल ये पाल वंश का राजा था, इसको पराजित करने और कन्नौज को पदमर्दित करने, यानी कन्नौज को लूटा, तहस नहस किया। किसने? इंद्र तृतीय ने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और ये अपने समय का सबसे शक्तिशाली, यानी कन्नौज पर इसने आक्रमण किया, उसको तहस नहस कर दिया इंद्र तृतीय ने। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय था, है ना, लेकिन उसके पहले कृष्ण प्रथम भी है ये। तो कृष्ण प्रथम के बारे में आपको क्या जानना है? ये स्थापत्य कला में इनका बहुत बड़ा रोल था, और इन्होंने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर शिव मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। ये रॉक कट टेम्पल है, बड़ी सी चट्टान को काटकर टेम्पल बनवाया था। तो इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय था। ये सिर्फ हम आपको उतना ही बता रहे हैं जितना कि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। कृष्ण ने चोल शासक परांतक को पराजित किया, परांतक प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। जबकि ये चोल राजा दक्षिण भारत के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन इनको भी इसने पराजित किया, कृष्ण तृतीय ने। और चोल वंश के किस राजा को? परांतक प्रथम को, और उसके उत्तरी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर दक्षिण में रामेश्वरम तक गया और वहां के प्रदेशों को जीता, और उसके उपलक्ष्य में इसने वहां पर विजय स्तंभ स्थापित कराए और मंदिर का भी निर्माण कराया। तो आपसे पूछेगा कि वो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा था जिसने रामेश्वरम तक विजय प्राप्त की और वहां पर विजय स्तंभ स्थापित कराया? तो वो था कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय, याद रखिएगा। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल तक कायम रहा, ठीक है। 10वीं शताब्दी के अंत तक 200 वर्षों तक। अब देखिए, ये वही पॉइंट है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर 9वीं शताब्दी में बनवाया। राष्ट्रकूट राजाओं ने, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो राष्ट्रकूट राजा थे ना, ये धर्म सहिष्णु थे। कैसे थे? ये धर्म सहिष्णु थे, यानी ये किसी धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे। ये इतने धर्म सहिष्णु थे, ये विभिन्न धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया। यहाँ तक इन्होंने मुस्लिमों को भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रकूट, वो दक्षिण भारत का कौन सा वंश था जिसने इस्लाम के प्रचार प्रसार की अनुमति दी? तो राष्ट्रकूट वंश था। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाजत दी, यानी उनसे कहा कि आप यहीं पर रहिए और अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए। ऐसा इसने क्यों किया? ताकि इनका व्यापार अच्छे से डेवलप हो सके। अगर ये किसी के धर्म को संरक्षण अगर नहीं देंगे तो वो व्यक्ति वहां आएगा ही नहीं, है ना। तो मुसलमान व्यापारियों को इसने संरक्षण देने के लिए उनसे कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश ने, है ना। बताया था कि राष्ट्रकूट प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग मुखिया भी हुआ करते थे, ठीक है। और कई तटवर्ती शहरों में रोजाना इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें भी थी, ठीक है। जबकि अभी भारत में इस्लाम आया नहीं, तो इन्होंने साउथ में, सॉरी इस्लाम यहाँ तो आ गया लेकिन साउथ में नहीं था, तो इन्होंने वहां पर अनुमति दी और मस्जिदें वगैरह बनने लगी। तो इस धर्म सहिष्णुता की नीति से इनका विदेशी व्यापार में सहायता मिला, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के भी महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान रहते थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि लेखक थे
जो प्राकृत और अपभ्रंश में भी काम करते थे, यानी संस्कृत को भी प्रमोट किया और प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को भी प्रमोट किया। ये दोनों भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी थी, है ना। अनेक आधुनिक भाषाओं की जननी भी थी। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट राज्य में ही रहते थे। तो स्वयंभू ये अपभ्रंश के कवि थे और इनको संरक्षण किसने दिया? राष्ट्रकूटों ने, क्योंकि राष्ट्रकूट प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के कवियों को, विद्वानों को भी संरक्षण देते थे, संस्कृत के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर इसका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अभी आपके लिए कुछ विशेष इंफॉर्मेशन देनी है, तो जरूर आप अभी लास्ट तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, यदि आप करना चाहते हैं IAS की तैयारी और ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप वर्किंग हैं या आपके पास ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए समय नहीं है, तो परेशान ना हो। रविन एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स, जिससे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको इस कोर्स में बेसिक टू एडवांस क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे, क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन होंगे और साथ में आपको मिलेगा कंप्लीट PDF नोट्स और आप अपनी समस्या समाधान हेतु हमसे सीधे बात कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने से पहले डेमो जरूर लें। डेमो क्लास लेने के लिए अपनी सीट इस नंबर पर कॉल करके बुक करें। कॉन्टेक्ट फॉर डेमो 83 18 57 26 95। ये कक्षाएं रविन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 83 18 57 26 95। सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, देर न करें, जल्दी ज्वाइन करें, जल्दी सिलेक्शन पाएं। थैंक यू।